नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं तो मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारी हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, हम उसको करेंगे। हमने सबसे पहले भाषा किया था, भाषा के बाद हमने किया था वर्ण व्यवस्था, वर्णमाला। उसके बाद हमने किया था हमारे क्या है शब्द रचना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे हम सीक्वेंस में करेंगे ताकि हमारे सारे जो कंसेप्ट है क्लियर दिखेंगे। भाषा है, भाषा के अंदर फिर क्या होगा, हमारे वर्ण कैसे होंगे, वर्णमाला कैसे होगी, मतलब हमारे व्यंजनों की जो हम कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद शब्दों की रचना कैसे होती है, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक रूढ़, तो हम सब कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अब करने जा रहे हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, हमारे वाक्य के अंदर कौन कौन से पद यूज होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वो सब चीज वाक्य। सबसे पहले वाक्य क्या है, पदों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। लेकिन जैसे ही शब्द हमारे किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो फिर वो शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। ठीक है, तो कई बार लिखा जाता है शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वो भी करेक्ट है। लेकिन हमारे जब शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द ना रहकर हमारा क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उसके बाद साथ में वाक्य का क्या गुण होना चाहिए, जिससे क्या हो, कोई ना कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। कि पदों के व्यवस्थित समूह को हमने सिर्फ पदों को हमने व्यवस्थित समूह में लगा दिया, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, वो मीनिंग, वो अर्थ को स्पष्ट ना कर पाए तो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य में क्या है, एक सुस्पष्ट अर्थ होना चाहिए कि वो क्या कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ भी। तो वाक्य कहता है कोई ना कोई निश्चित सूचना हमें देता है। तो वाक्य क्या है, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो वाक्य में पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, और जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, मीनिंगफुल हो, मतलब कोई ना कोई हमें क्लियर हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। कोई भी जैसे राम पढ़ता है, कोई भी रमा गाना गाती है, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे वाक्य है। तो यहाँ पे इस वाक्य में अगर पूछ लिया राम पढ़ता है, ये क्या है, हमारे पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो पद का मतलब क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए पद क्या है तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पद का मतलब क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, वाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, पद नाम दे देंगे। जैसे पद होता है, पदबंध होता है। पद और पदबंध में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगी, क्योंकि पदबंध एक अलग से टॉपिक हो जाता है। ट्राई करेंगे शायद ये हमारा कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद ही जस्ट बात कर लें। तो लेकिन पद तो हो गया वाक्य में प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द, वो हमारा क्या नाम दिया जाएगा, उसको पद कहा जाएगा। और पदबंध क्या हो जाएगा, जब कोई पद एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, पदबंध। ठीक है, आपका प्रयोग हो रहा है संज्ञा के स्थान पर संज्ञा पदबंध, आपका विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध, कि कोई संख्या शब्द जहां पर एक से ज्यादा शब्द हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, एक पद जैसा काम ही कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर अभी के लिए तुम सिर्फ ये समझ लो कि वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, जब पदबंध आएगा उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर जो भी शब्द है, राम है, पढ़ता है, रमा गाना गाती है, क्या है, हमारे पद कहलाएंगे। इंडिविजुअल शब्द क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ये पूरा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। यहाँ से क्या मीन है, राम पढ़ता है, मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाहिए, राम पढ़ता है, रमा क्या कर रही है, गाना गाती है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थ स्पष्ट है और एक व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित समूह मतलब अरेंज। देखो व्यवस्थित मतलब ये क्या है, आपने कुछ भी कह दिया कि पद लिखे हुए, मैं कुछ लिखती हूँ, गाती, रमा, गाना,
है, तो ये कोई वाक्य थोड़ी हो गया। मतलब एक अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर रूल होता है आपका कि शब्दों को, पदों को व्यवस्थित अरेंज किया जाता है एक निश्चित ऑर्डर में, वो जहाँ तब वो एक वाक्य बनता है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी शब्दों को लिख दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करती है, तो आप कुछ भी कर लिख दो, अगर उसको कह दोगे एक वाक्य बनता है तो वो एक वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है, तो पहले हमारे क्या आएगा, संज्ञा शब्द आ रहा है भैया, फिर पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर हमारी लास्ट में आती है क्रिया आती है। इंग्लिश के अंदर तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, और उसके बाद हमारा क्या आता है, लास्ट में क्रिया आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, एक कर्म को फॉलो करते हैं, निश्चित व्यवस्थित कर्म को फॉलो करते हैं, वो हमारा हो जाएगा वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से, वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो वाक्य में, ये वाक्य के अंग एक अलग चीज है, और वाक्य के तत्व, वाक्य के सेंटेंस के अनिवार्य तत्व वो एक अलग चीज है। अनिवार्य तत्व, एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप उसको कहोगे दिस इज अ सेंटेंस, कि एक वाक्य। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से, हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा। सार्थकता, सार्थकता, सेकंड योग्यता, थर्ड अनिवार्यता, फोर्थ आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, आकांक्षा, आकांक्षा, निकटता, उसके बाद है पदक्रम और अन्वय। फिफ्थ है पदों का क्रम, पदक्रम, और 6 है अन्वय। ठीक है, ये क्या है, हमारे वाक्य के अनिवार्य तत्व, कि किसी भी वाक्य में क्या होने चाहिए, ये 6 एलिमेंट्स, ये तत्व विद्यमान होने चाहिए। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ठीक है, अभी वो वर्ग करके अगर बात करें सार्थक, मतलब हर एक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई अपेक्षित अर्थ होता है, कोई ना कोई मीनिंग वो हमें क्या करता है, समझाता है, बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है। तो सार्थक होना चाहिए, सार्थक मतलब आपने कोई भी शब्द बना लिख दिए और कह दिए कि एक वाक्य बन गया, तो वो वाक्य नहीं है, उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थ, सार्थक मतलब अर्थ, अर्थ सहित, कि कोई भी वाक्य क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, कि मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा। तो सार्थकता क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या, सार्थकता। सेकंड एलिमेंट है हमारा, यहाँ तो क्या, कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। सार्थकता में अगर आप लिखोगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, सार्थकता में अगर आप लिखोगे कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया वो वाक्य हो गया, अवश्य होता है। ये तो है हमारे सार्थकता। योग्यता का मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पर्सन के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब अब वो जो कहना चाह रहा है, जो पर्सन है, उसके अनुसार की बात आपकी कुछ और चल रही है, आप कुछ और कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पर्सन के अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उस अर्थ से, उसके अकॉर्डिंग उसमें अर्थ रहने की, वो हमारी क्या कहलाएगी, योग्यता। की एबिलिटी है कि जिस पर्सन के अकॉर्डिंग, जिस भी सिचुएशन में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपका वाक्य उसमें उस अर्थ को स्पष्ट करने में क्या हो, योग्य हो, तो वो क्या कहलाएगी, योग्यता कहलाएगी। तो योग्यता की डेफिनेशन में लिखो तो लिख सकते हो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पर्सन के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता का क्या कह रहे हैं, वाक्य के अंदर प्रयुक्त शब्दों में पर्सन के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने की, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पर्सन के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, ये आपको तत्व में बस आपने ध्यान रख लिया कि
वाक्य में अनिवार्य तत्व कितने होते हैं हमारे? ये 6 हैं। कौन कौन से? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अर्थ। तो थोड़ा सा आप समझ लोगे सार्थक मतलब सा अर्थ है, कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। योग्यता, जिस पर्सन के जिस सिचुएशन में आपसे पूछा गया वो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या हो, अर्थ को स्पष्ट करने में योग्य हो, वो हो गई हमारी योग्यता। थर्ड लिखो आकांक्षा। थर्ड लिखो आपकी आकांक्षा। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा से अर्थ है इच्छा, मतलब वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। आकांक्षा मतलब है इच्छा। वैसे जैसा मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर मीनिंग पे जाए, इसका मतलब इच्छा। और वाक्य में, वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं, सिर्फ आपने दिया राम, क्या राम तो खाता है, क्या खाता है, तो मतलब सेंटेंस में क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। तो वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, वो क्या होगी हमारी आकांक्षा। वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। वहां कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कर्ता मिसिंग है या कहीं पे क्रिया ही नहीं है। आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिया तो उससे पूरा मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा कि आपने कहा खाता है, क्या खाता है या कौन खाता है, तो उससे लिखोगे राम खाता है, क्या खाता है, या राम खाना खाता है, राम आम खाता है। तो वहां पर क्या है, आपका वाक्य क्या है, पूर्ण सेंस देना चाहिए कि वहां पर कोई भी चीज मिसिंग नहीं होती। वो क्या होगी हमारी आकांक्षा का गुण कहलाएगा। अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले सेंटेंस सुनने के बाद सामने वाले के दिमाग में रहे कि अगर ये क्या मतलब, वो उस सेंटेंस को समझ के या सुनकर वो पूरी सेंस नहीं निकाल पा रहा है, ये क्या कहा उसने, मतलब समझ नहीं आया मुझे। तो अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाएगा? आकांक्षा का गुण कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला था सार्थकता, कोई ना कोई अर्थ होगा। योग्यता की अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अर्थ को स्पष्ट करने में योग्य होना चाहिए। आकांक्षा, उसमें कहीं पे भी अधूरापन नहीं होना चाहिए कि आप सुनने के बाद कुछ लगे कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई चीज मिसिंग है जो आपने बोली नहीं, तो क्या हो जाएगी हमारी आकांक्षा का गुण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निकटता। क्या है? निकटता। निकटता के अंदर क्या होता है कि आप रुक रुक कर, चाहे बोलते हुए या फिर लिखते हुए, उनके शब्दों के अंदर क्या है, प्रॉपर निकटता होनी चाहिए। मतलब कि आप एकदम राम, फिर क्या राम, आगे तो बोलो कुछ, तो आप एक शब्द बोल रहे हो उसके बाद काफी देर ठहर रहे हो, फिर एक शब्द बोल रहे हो, तो वहां पर क्या है, वो एक वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य में क्या होता है, एक प्रॉपर निकटता होती है शब्दों में। लिखते हुए भी अगर मैं लिख दूं राम, एक शब्द दूसरा लिख दूं पढ़ता है, ये वाक्य नहीं है। शब्दों के बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए। बोलते हुए हम राम, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ता, फिर उसके बाद है, या राम पढ़ता नहीं है, तो वहां पर क्या है, बोलते हुए या लिखते हुए प्रॉपर उनके बीच में क्या होना चाहिए, जो निकटता होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, वो कहलाएगा निकटता का गुण। ठीक है, वो है हमारा फोर्थ निकटता। फिर है हमारा पदक्रम, कि पदों का कोई ना कोई क्रम होता है। पद तो मैंने आपको बता दिया, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले हर एक शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले हर एक शब्द को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल है जब तक, जैसे घर, सिर्फ एक, मैंने कोई वाक्य नहीं बनाया, मैंने बोल दिया घर, तो वो एक शब्द है। लेकिन जब मैंने घर को किसी वाक्य में प्रयोग किया तब वो वहां पे क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, तो पद क्रम क्या है, वाक्य में पदों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, पद क्रम। वाक्य में पदों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पद क्रम कहेंगे, कि पहले आपका कर्ता है, फिर कर्म है, फिर आपका क्या आ रहा है, क्रिया। तो निकट पद क्रम वाले में हमारा क्या हो गया, पद क्रम में हो गया हमारा वाक्य पदों का एक व्यवस्थित या निश्चित क्रम होता है। ठीक है, आप व्यवस्थित भी कह सकते हो, ये एक निश्चित क्रम होता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर हमारी क्या आती है, क्रिया आती है। ठीक है, तो निश्चित वर्ड या फिर आप
व्यवस्थित करें। तो वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होता है जिसको हम क्या कहेंगे, पदगत। ये हमारे गुण हो जाएगा, तत्व हो जाएगा वाक्य में। और लास्ट है हमारा अन्वय। ठीक है, अन्वय में क्या, अन्वय का मेल। लास्ट तत्व कौन सा है हमारा, अन्वय। अन्वय के अंदर क्या है कि वाक्य में जो भी हमारी क्रिया आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, हमारा जो लिंग है, वचन है, काल है, उसके अनुसार क्या रहती है, क्रिया को लेना होता है। हमने कुछ लिख दिया, राम पढ़ती है, तो हमें पता चलेगा क्या है, गलत है कि राम क्या है, हमारा पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो क्रिया है वो क्या आएगी, एक वचन और पुल्लिंग में आएगी। तो यहाँ पर क्या है, अन्वय का मतलब क्या होता है, अन्वय में आप लिख सकते हो, अन्वय का अर्थ है मेल। अन्वय का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो अन्वय का अर्थ तो होता है मेल। और इसकी डेफिनेशन में लिखो तो लिख सकते हो, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक आदि का, वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल का क्रिया के साथ ठीक या सही मेल क्या कहलाएगा, अन्वय का गुण कहलाएगा, अन्वय कहलाएगा। ठीक है, वाक्य में लिंग, वचन, कारक या काल का क्रिया के साथ सही मेल क्या कहलाएगा, अन्वय कहलाएगा। जैसे मैंने बोल दिया राम पढ़ती है, तो ये क्या हो गया, गलत है। राम हमारा क्या है, पुल्लिंग है, और साथ में वचन कौन सा है, एक वचन है। यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो भी क्या आएगी, पुल्लिंग आएगी और एक वचन में आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कह दिया रमा गीत गाते हैं, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग नहीं हो गया। रमा क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अरे यहाँ पे गाते हैं क्या हो गया, आपका बहुवचन में आ गया, पुल्लिंग में आ गया और बहुवचन में आ गया। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी आना चाहिए आपका स्त्रीलिंग आना चाहिए और एक वचन आना चाहिए। तो रमा गीत गाती है होना चाहिए था, लिखा क्या, पुल्लिंग बहुवचन आना चाहिए था, इससे एक वचन। ये भी क्या हो गया, हमारा अन्वय की दृष्टि से रॉन्ग हो गया। तो कहने को सब कहते हैं कि मैम यहाँ पे तो कर्ता भी दिया हुआ है, क्रिया भी दी हुई है, यहाँ पे कर्ता दिया है, कर्म भी दिया है, क्रिया दिया है, तो ये एक वाक्य है, नहीं, अन्वय की दृष्टि से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पर वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल का क्रिया के साथ ठीक क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, वो हमारे क्या कहलाएगा, अन्वय का तत्व कहलाएगा। ठीक है, ये वाक्य क्या थे, 6 तत्व थे जो वाक्य रचना करते हुए हमें ध्यान रखने होंगे। तो वाक्यों के बारे में हम मोस्ट बताए तो आपको अन्वय का पता होना चाहिए, अन्वय किसे कहते हैं कि हमारे साथ आकांक्षा के अर्थ की दृष्टि से अधूरापन नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये तो वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या थे, अनिवार्य तत्व। अब हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य के अंग कितने होते, तो वाक्य दो अंग होते। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं वाक्य के अंग, एक आपका उद्देश्य, दूसरा विधेय। और मुझे बताओ उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। ठीक है, देखो वाक्य में 2 ही अंग होते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है राम पढ़ता है। मैं वही एग्जाम्पल बार-बार ले रही थी, हमने उससे स्टार्ट किया तो उसमें आपको बताते चल रही थी, जो स्टार्टिंग में वाक्य में ये ले रहे थे कि राम पढ़ता है, तो उसके अंदर उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। जो हमारा सबसे पहले जो करता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो हमारे क्या होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है
वह तो है हमारा उद्देश्य, तो क्या कहते हैं हम, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और विधेय क्या है, अब उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। ठीक है, दो ही चीज है, तो यहाँ पे राम तो हो गया हमारा उद्देश्य और पढ़ता है हो गया हमारा विधेय। ठीक है, स्टार्टिंग में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, उसके बाद उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है सारा पार्ट, चाहे वहां पे कर्म आ गया या फिर क्रिया आ गई, जो कुछ भी लिया, कारक वाले जो तत्व आ गए, सब के सब किसमें चले जाएंगे, विधेय में चले जाएंगे। तो फर्स्ट जिसके बारे में, राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम तो है हमारा उद्देश्य, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो पढ़ता है, वो हो गया हमारा विधेय। जैसे रमा थी, रमा गीत गाती है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रमा हमारी क्या होगी, उद्देश्य होगी। गीत गाती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय वाला पार्ट हो जाएगा। तो चाहे कर्म हो या फिर क्रिया हो या कारक तत्व भी विद्यमान हो, वहां पे वो सब बीच वाला पार्ट हमारा क्या रह जाएगा, सारा सारा विधेय कहलाएगा, और आगे वाला पोर्शन जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो हमारे क्या बन जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। इसलिए पूरे सेंटेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट हो जाएगा उद्देश्य और सेकंड हो जाएगा हमारा विधेय। ठीक है, उसके बाद है हमारा वाक्य के भेद की बात करते हैं। ये था वाक्य के अंग, दो ही होते हैं, उद्देश्य विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा उद्देश्य, जो कुछ भी कहा जाए उस उद्देश्य के बारे में वो हो जाएगा विधेय। जैसे यहाँ पे राम हो गया उद्देश्य, पढ़ता है हो गया विधेय। रमा वाले में रमा हो गई हमारा उद्देश्य, और रमा क्या करती है, गीत गाती है, गीत गाती है, ये पूरा पूरा क्या हो गया हमारा विधेय। ठीक है, उद्देश्य विधेय। तो पीछे वाला सारा पोर्शन जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमारा विधेय है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये थे वाक्य के अंग, उद्देश्य विधेय। उससे पहले थे वाक्य के तत्व 6 जो हमने पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हम वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो भाई वाक्य के देखो, वाक्य को दो प्रकार से अलग अलग हिसाब से, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर आप क्या कर सकते हो, वाक्य को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले करेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद में फर्स्ट हम करेंगे अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम हेडिंग क्या डाल रहे हैं, वाक्य के भेद। ठीक है, और वाक्य भेद के अंदर सबसे पहले कौन सी, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सेकंड है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, दो प्रकार से, अर्थ के मीनिंग डिपेंड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर हमारे वाक्य भेद कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। भाई अर्थ के आधार पर तो सीधा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वहां पे आप कहोगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, स्टडी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, वहां पे क्या करके आओगे, 8 होते हैं। अब कौन कौन से पहले उनके नाम लिख देते हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लिखो आप इसके अंदर विधानवाचक, जो हमारे जो नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे राम पढ़ता है, रमा गीत गाती है, ये क्या हो गया, विधानवाचक। फर्स्ट है विधानवाचक। दूसरा क्या हो गया, निषेधात्मक, जो नेगेटिव होते हैं, जो मना करते हैं, राम नहीं पढ़ता है, रमा नहीं गाती है, या राम स्कूल नहीं जाता है, वह पढ़ाई नहीं करता, कुछ भी। सेकंड क्या हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। सेकंड है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य, वाक्य है साथ में। ठीक है, ये क्या है, वाक्य भेद कर रहे हैं। तो विधानवाचक वाक्य और आपका निषेधवाचक वाक्य। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, आज्ञावाचक।
थर्ड लिख लो, आज्ञा वाचक वाक्य। फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक, फोर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य। फिफ्थ है आपका प्रश्नवाचक के बाद इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पे हम अपने को इच्छा दिखाते हैं, भगवान करे तुम सफलता मिले, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तो इच्छावाचक वाक्य जहाँ पर आपकी इच्छा दिखाई जाती है, व्यक्त की जाती है, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। सिक्स हो जाएगा आपका संदेहवाचक, सिक्स हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। मुझे संदेह है शायद ये चोरी उसी ने की हो सकता है। ठीक है, तो संदेहवाचक में इस तरह की जहां पर वाक्य में क्या संदेह का भाव हो, तो संदेहवाचक वाक्य हमारा। उसके बाद है सेवंथ हमारा विस्मयवाचक, विस्मय तो आश्चर्यचकित हो जाने से बात, विस्मयवाचक वाक्य। अरे तुम आ गए, अरे तो वाह क्या कितनी सुंदर पेंटिंग है, कुछ नहीं, तो मतलब जहाँ पे विस्मय की हैरानी हो जाती है एक बार किसी चीज को देखकर, जहाँ पे आपकी जो रिएक्शन होती है, शाबाश तुमने कर दिखाया, अरे ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो विस्मयवाचक वाक्य में क्या होता है, पीछे हमारा विस्मय सूचक लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं। तो सेवंथ क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। और एट्थ है हमारा संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ओके, अब सबसे पहले क्या है विधानवाचक। विधान का मतलब जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, हम जो सारे जहाँ पर कोई भी ये घर, ये लाल रंग की कार है, ये घर बहुत सुंदर है, कोई भी चीज जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम बोलते हैं जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते हमारे, तो वो हमारे क्या कहते हैं विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य में आप क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में वाक्य भेद कर रहे हैं, वाक्य में फोटो में रेज कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है। ठीक है, कि सूचना मिलती है, उन्हें क्या कहेंगे विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल में कुछ भी ले लो, यह है मेरा विद्यालय है, या मैं यहाँ पर, या मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। ये सारे क्या हो जाएंगे नॉर्मल सेंटेंस जहाँ पर आप क्या करें कोई भी क्रिया हो रही है। ठीक है, मैं इस ऑफिस में फिर से दफ्तर बोल सकते हैं हिंदी में, पर्टिकुलर जाओ तो ऑफिस में काम करता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे नॉर्मल किसी भी क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है उन्हें हम विधानवाचक सेंटेंस कहते हैं। जो भी नॉर्मल सेंटेंस हमारे होते हैं तो वो हमारे क्या कराएंगे विधानवाचक वाक्य कराएंगे। है मेरा विद्यालय है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, वो है मेरी बहन है, हम सब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, ये क्या है नॉर्मल सेंटेंस, तो ये कहलाएगा विधानवाचक वाक्य। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या लिखा है निषेधवाचक, जहां पर इनके साथ नेगेटिव शब्द निषेधवाचक ना नहीं मत आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो विधानवाचक में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम सेकंड टाइप की बात करें क्या निषेधवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में क्रिया के होने ना होने, क्रिया के ना होने की सूचना मिलती है वहां पर क्या उसको क्या बोलते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने की, मतलब जहां पर आपके नहीं ना नहीं या फिर मत शब्दों का प्रयोग कर दिया जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पे है कि यह मेरा विद्यालय
नहीं है, मैं इस ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। तो क्या सीधी पहचान है, हमें सिर्फ क्या नहीं शब्द देखना, ना नहीं शब्द देखना, हमें पता चल जाएगा ये कौन सा वाक्य है, हमारा निषेधात्मक वाक्य का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, निषेधात्मक क्या है, जैसे मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो जहां पर भी नहीं, आपको ना और नहीं ढूंढना, जहां पर आपको नहीं दिखे किसी वाक्य में तो आप उसको क्या कह दोगे, वो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, आज्ञावाचक वाक्य। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड वन इज आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या है कि आज्ञा के भाव रहते हैं कि तुम इस तरीके से, मतलब कोई भी आप उसको क्या बोलो, ऑर्डर दे रहे हो, आज्ञा, तो वहां पर क्या होगा, आज्ञावाचक। जैसे प्रॉपर उसमें लिख लो कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, कृपया ऐसा कर दो, या उपदेश, तुम वहां जाकर बैठ जाओ, इस तरीके से मतलब ऑर्डर देने वाली सेंस या रिक्वेस्ट वाली सेंस रहती है, वहां पर हम क्या करते हैं, उसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का भाव होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर आज्ञावाचक में आप कोई भी लिख लो, जैसे कि बड़ों का सम्मान करो, या कृपया तुम शांत होकर बैठ जाओ, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, या बाजार से जाकर फल ले आओ। इससे मतलब सीधा आपको जैसे ऑर्डर पास करो, जाओ जाकर फल ले आओ, इसलिए जो कह रहे हैं जाओ जाकर फल ले आओ, या बाजार से फल ले आओ। तो मतलब वहां पे आपकी क्या है, इस तरीके का सिंपल सेंटेंस होगा, पीछे जो भाव रहेगा वो या तो प्रार्थना का, या उपदेश का, या फिर आज्ञा का भाव रहेगा कि बड़ों को सम्मान करें। हमें आपसे क्या कह रहे हैं, उपदेश देने वाली बात है कि ओबे योर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, या फिर कह सीधा जाकर तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो वहां पे क्या है, ऑर्डर दे दिए हिसाब से तुम चुप होकर बैठ जाओ, तुम शांत होकर बैठ जाओ, बाहर जाओ, सीधा कह दिया बाहर जाओ, ये भी एक वाक्य है, बाहर जाओ। तो इस तरह के वाक्य में क्या है कि आपको कैसा भाव निकल के आता है कि वहां पर कोई ना कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर का भाव रहता है, तो वो हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक वाक्य, थर्ड वन हमारा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। पता ही है, प्रश्नवाचक में आपका पीछे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, और आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कैसे हो। तो वो प्रश्नवाचक वाक्य नॉर्मली हमें पता ही है, बस हमें क्या मेन याद रखना है कि ये जो पार्टीशन है वाक्यों का, ये अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों में कितने पार्टीशन होते हैं, हमारे 8 होते हैं। ठीक है, मेन चीज ये है याद रखना है। फोर्थ क्या होगा हमारा प्रश्नवाचक, इसमें बताने वाली चीज इतनी कुछ है नहीं, सीधा डेफिनेशन समझ जाओ। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, या आप सब कैसे हैं, आप सब कैसे हैं। ठीक, पीछे क्या लगेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, और वहां पर सेंस क्या रहेगी कि आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा हमारा। ठीक है, आसान है, सब फाइंड करने सबसे आसान है। पीछे आपको क्या लगा मिल जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिल जाएगा, और कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्द मिल जाएंगे कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप उसको रिप्लाई करना है, तो वो क्या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा इच्छावाचक वाक्य, फिफ्थ है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, अब इच्छा, जहां पर हमारी कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो,
भगवान करे तुम्हें सफलता मिले, मतलब वो सारे हैं इच्छावाचक कहलाएंगे। तो इच्छावाचक वाक्य में लिख सकते हो जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से इच्छा, प्रार्थना या आशीर्वाद कह सकते हो, अभिलाषा कह सकते हो, आशीर्वाद दे रहे थे। इच्छा, आशीर्वाद या फिर आपकी कोई अभिलाषा का ज्ञान होता है, वहां उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है। या तुम 100 साल जियो, या तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तो ये सब क्या है, इच्छा, आशीर्वाद या अभिलाषा वाले का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। इन वाक्यों में क्या कह सकते हैं आपका, आशीष, शुभकामना या इच्छा, शुभकामना कहते हैं, तो इस तरह के आशीर्वाद रहेंगे, ठीक है। वो हमारा हो जाएगा इच्छावाचक। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, या तुम्हें सफलता मिले, या तुम 100 साल जियो, कुछ भी इस तरह की, जहाँ पे क्या हो, इच्छा हो, आशीर्वाद हो, अभिलाषा हो, आशीष, मतलब आशीर्वाद वाले से ना, आशीष, आशीर्वाद से, तो इस तरह कोई भी आपकी क्या हो, इस तरह की अभिव्यक्ति हो अगर वाक्य में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। सेंटेंस इस तरह की बनेगी आपकी, ठीक है। हर जरूर नहीं है कि हर सेंटेंस आपका ये हो कि भगवान लिखा मिले, यहाँ पे लिख दिया भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, या फिर तुम 100 साल जियो, यहाँ पर भी होगी तुम 100 साल जियो, तो या मेरी इच्छा है कि तुम ऐसा करो, तो वो कुछ भी इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, या आप सेंटेंस से वो सेंस निकल के आ सकती है कि वहां पर क्या है, किसी की विश या किसी की मन की मनोकामना दिखाई जा रही है कि वो क्या चाहता है, ठीक है। वो हमारा कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक। देखो यहाँ पे बिल्कुल इजी है फाइंड करना, क्योंकि आपको क्या है, नाम के अंदर वाक्य की जो टाइप है उसके नाम के अंदर सारा आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे संदेहवाचक है, किसी किसी बात है, जिन वाक्यों को पढ़कर आपको संदेह का भाव प्रकट होता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य के अंदर क्या है कि जिन शब्दों के अंदर, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है, व्यक्त एक्सप्रेस, व्यक्त होती है, उन्हें क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक। जैसे संदेह है मुझे इस चीज के अंदर, कि संदेह वाला मिले हो कि मालूम होता है, हो सकता है राजेश आ जाए, कुछ कह रहे हो सकता है राजेश आ जाए, ठीक है। संदेहवाचक में क्या है, हो सकता है राजेश आ जाए, या फिर आप इसमें लिखा जा रहा है शायद वाला वर्ड लिख सकता है, हो सकता है, या फिर शायद वह कल आए, ठीक है। तो संदेहवाचक में क्या है, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आपको उस वाक्य में संदेह का भाव व्यक्त होगा। शायद वह कल आए, शायद हो सकता है वो आपके जा चुका हो, या फिर हो सकता है कि राजेश आ जाए। तो जहां पर वाक्य को पढ़ने से संदेह का भाव प्रकट होता है, वहां पर हम उसको कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पहचाना, सिर्फ एक चीज आपको इस वाक्य बारे में याद रखनी है कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नाम, यहाँ पर सबके नाम उनके बारे में बता रहे हैं। विधानवाचक क्या है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जो किसी क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, वो विधानवाचक है। मतलब हम पोस्ट सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव अगर वर्ड उसके साथ यूज हो रहे हैं तो वहां पर जैसे ही नेगेटिव वर्ड ऐड हो जाएगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाच्य हो जाएगा।
आज्ञा में जहाँ पर आज्ञा का भाव हो कि तुम यहाँ बैठ जाओ या तुम ऐसा कर लो कृपया ये ले आओ, तो आज्ञा का भाव इस तरीके से रहता है। प्रश्नवाचक में साइन ऑफ वो कह सकते हैं आपका क्वेश्चन मार्क पीछे लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, सीधा पूछा जाएगा कुछ ना कुछ, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, इस तरह के वर्ड यूज होंगे, वो होंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इच्छावाचक में हमारी इच्छा व्यक्त की जाएगी, भगवान तुम ऐसा हो जाए, तुम्हें लंबी आयु हो, वो इच्छा व्यक्त की जाएगी जिन वाक्यों में वो हो जाएगी इच्छावाचक। संदेह में जहाँ पे संदेह का भाव हुआ, संदेह मतलब हो सकता है, शायद वो आ जाए, मुझे तो पता नहीं, मतलब जहाँ पर संदेह होता है किसी ने काम के पूर्ण होने या ना होने में, वो हमारा कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। अब है विश्व में, नाम से पता चलता है विश्व में मतलब जो हमारे एक्सक्लेमेशन वाले जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य का मतलब क्या है भाई? विस्मयवाचक वाक्य में जहां पर क्या है, आप इस तरह के जो भाव होते हैं, हर्ष का, उल्लास का, दुख का या प्रसन्नता का, अति प्रसन्नता का, उस तरह का जो भाव होता है वो हमारे क्या रहेंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध शब्द, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक के भाव प्रकट होते हैं उन्हें कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। उन्हें कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब हैरान होना, विस्मयवाचक वाक्य। जैसे कुछ भी लगा लो, शाबाश तुमने बहुत अच्छा मैच खेला, या शाबाश तुमने बहुत अच्छा लेके आई, तो यहाँ पर विस्मयवाचक में कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, जैसे हो गया शाबाश। हमेशा क्या मिलेगा? ये साइन मिलेगा, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। या कोई भी घृणा भाव, छी छी ये क्या है, तो गंदी कोई चीज है, छी ये चीज तो बहुत गंदा है, या अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, वाह वाह बहुत सुंदर पेंटिंग कह सकते हो, तस्वीर कह सकते हो, बहुत सुंदर तस्वीर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये पहचान होती है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। ये प्रोग्राम में जो डोट लगी रहती है वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। और सेंस क्या होती है? या तो आश्चर्य की, या हर्ष की, या घृणा की, या शोक की, वो हमारे क्या कहलाएंगे? विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे हमारे। ठीक है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, हाय को दुख का भाव रखना, हाय ऐसा इतना बुरा हो गया एक्सीडेंट में, उसके माता पिता दोनों गुजर गए, हाय एक्सीडेंट में उसको ये हो गया, तो मतलब कुछ भी हाय किसके लिए यूज कर रहे हैं आप? दुख प्रकट करने के लिए। वाह किस लिए यूज कर रहे हैं? वाह तो कोई चीज की प्रसन्नता है, हर्ष के लिए, खुशी के लिए, शाबाश उसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। छी शब्दों की घृणा के लिए वर्ड, छी बहुत गंदी जगह थी, छी वर्ड यूज करते हैं अब घृणा के लिए दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया विस्मयवाचक। और लास्ट है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेत मतलब वहां पे कोई ना कोई हिंट दिया रहेगा कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर तुम टाइम से आते ना तो ट्रेन मिल जाती, अगर तुम थोड़ी देर पहले आते ना तो तुम्हें भी खाने को मिलता, तो मतलब वहां पर कोई ना कोई हिंट रहेगा। संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या कह रहे हैं? जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध होता है, जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का भाव होता है या कह सकते हैं एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है।
करता है, वो कहलाएगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, मतलब अब फसल का अच्छा होना किस पे डिपेंड कर रहा है? फसल अच्छी होगी कब? जब वर्षा होगी। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो हमारे क्या कहलाएगा? संकेतवाचक। वहां पर कोई ना कोई शर्त होगी या कोई ना कोई हिंट या शर्त, या तो शर्त होगी कोई ना कोई, या फिर कोई ना कोई संकेत दिया होगा, हमारा कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपने एक काम के होने पर दूसरे का डिपेंड कर दिया। अगर वो आ जाता तो फिर मैं भी वो भी चल पड़ता साथ में, तो आपने फिर एक कंडीशन लगा दी। तो आपको क्या करेंगे? यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। अगर वह परिश्रम करता या पढ़ाई करता तो अवश्य सफल हो जाता, अवश्य सफल हो जाता। अब ये क्यों नहीं हुआ सफल? क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। तो एक क्रिया का होना किस पे है? दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। यह संकेत दिया जा रहा है, हिंट दिया जा रहा है कि एक चीज में क्या है भी, अगर वो ऐसा करता तो सफल हो जाता, अगर वर्षा होती तो फसल हो जाती। यहाँ पर क्या रहेंगी? दो क्रिया रहेंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगी, तो हमारा कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। तो ये क्या थे? वाक्य के भेद थे, किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। और कितने भेद थे अर्थ के आधार पर? ये हमारे 8 प्रकार। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय, संकेत। नाम से क्लियर है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मल सेंटेंस है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, वहां पर ना नहीं जैसे कोई शब्द जाएंगे, बाकी वाले जो सेंटेंसेस है वो विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे, जहां पर नॉर्मल क्रिया का होना, वह हंस रहा है, सो रहा है, गा रहा है, स्कूल जाता है, तो नॉर्मल क्रियाएं हो रही है हमारी, वो विधानवाचक है। जहां पर भी किसी क्रिया का न घटने की भावना होती है, निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है, वो ये काम नहीं करता, हम वहां नहीं रहते, मैं वो नहीं पढ़ता, तो जहां पर भी नहीं है निषेध, वो कहलाएंगे निषेधवाचक वाक्य। आज्ञा मतलब जहां पर आज्ञा का भाव रहता है, आज्ञावाचक। प्रश्न जहां पर पूछा जाता है, प्रश्नवाचक। और इच्छावाचक वाक्य क्या है? जहां पर हमारी क्या है? इच्छा व्यक्त की जाती है किसी काम के होने ना होने की, तो कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। संदेह वाले में जहां पर कोई ना कोई काम के होने में संदेह वाले, शायद, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, तो वहां पर क्या रहता है? संदेह का भाव रहता है वाक्य में। ठीक है, किसी का क्रिया के होने या ना होने में क्या रहता है? संदेह रहता है, तो उसको बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। विस्मय, नाम से पता है जहां पर हर्ष, शोक, घृणा का भाव रहता है, विस्मय का भाव रहते हैं, वो हमारा विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। और लास्ट वाले संकेत, नाम से पता है जहां पर संकेत या शर्त रहती है किसी काम के होने ना होने में, उसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो भाई ये हमारे वाक्य के भेद थे। अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के हमने विद एग्जाम्पल समझ लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं वाक्य नहीं, लेकिन वाक्य किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। सेकंड टॉपिक वाक्य के अंदर कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य भेद। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वाक्य क्या है, फिर वाक्य के अंदर तत्व कौन से आते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर किए हमने वाक्य के 8 भेद। अब हम करेंगे वाक्य के भेद किसके आधार पर? रचना के आधार पर। है वाक्य भेद कर रहे हैं। वाक्य भेद में रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक, तो भी रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के हमारे भेद होते हैं 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, कुछ भी लिखा सकते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य, एंड द थर्ड इज
मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, वाक्य के भेद हो गए। कोई भी वर्ड लिखा सकते हैं जिससे कंफ्यूज मतलब चाहे मिश्रित लिखा है या फिर मिश्रित लिखा है, मिश्र या फिर मिश्रित, मिला हुआ, मिश्रित वाक्य। ये क्या है, हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या, जहाँ पर हमारे एक सिंपल क्या होते हैं, एक क्रिया होती है हमारी, एक कर्ता है, कर्म वाली क्रिया होती है, वो हमारे तरीके है सरल वाक्य कहलाता है। तो सरल वाक्य कहते हैं हमारे एक ही क्रिया होती है हमारी, ठीक है, एक उद्देश्य, एक हम कहते हैं विधेय होता है हमारा। उस संयुक्त वाक्य में आपका 2 या 2 से अधिक संयुक्त वाक्य से मिल, सरल वाक्य से मिलकर क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक आपका मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है, एक आपका गौण उपवाक्य होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है हमारा, वो हमारे क्या रहेंगे, मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो वन करके करते हैं, सबसे पहले सरल वाक्य क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो सरल वाक्य में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या विधेय होता है, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप नोम लिखो, कुछ लिखते जैसे हमने पहले किया था, राम पढ़ता है, रमा, राम पढ़ता है, एक उद्देश्य राम, विधेय पढ़ता है, रमा गीत गाती है। ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंसेस हमारे, यहाँ पे एक उद्देश्य है और एक ही क्या है हमारा, विधेय है। ये पीछे वाला पोर्शन विधेय होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। तो यहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये हमारा कहलाएगा सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य या विधेय होता है उन्हें हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। सेकंड है संयुक्त वाक्य क्या होता है, ठीक है। संयुक्त होता है दो या दो से अधिक सरल वाक्य से मिलकर, जो हमारा जैसे और हो गया, अथवा हो गया, वाक्य इन शब्दों से जुड़कर, जो हमारे इन शब्दों से जुड़कर जो हमारे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वो हमारे कहलाएंगे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। मतलब अगर आप उनके टुकड़े करते हो तो दोनों आपके जो वाक्य हैं, जो और से, अथवा से, तथा से जुड़े होते हैं, वो इंडिविजुअली अपना मीनिंग देते हैं। जैसे राम पढ़ता है और सीता खेलती है, या राम गा रहा है और सीता क्या कर रही है, बजा रही है, सितार बजा रही है। तो दोनों का राम गाना गा रहा है और वो क्या है, सीता सितार बजा रही है। तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग बताएंगे ना, राम क्या कर गाना गा रहा है तो कंप्लीट मीनिंग है इसमें, ऐसे ही सीता सितार बजा रही है, वहां पर भी कंप्लीट मीनिंग है। तो दो सरल वाक्य जब और से, अथवा से, तथा से जुड़े होते हैं, लेकिन जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनका कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, संयुक्त वाक्य में जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, सिर्फ ये नहीं, काफी सारे हैं। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, कौन से योजकों, और, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, और भी बहुत सारे हैं, आदि से जुड़े होते हैं, जुड़े
संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया कंप्लीट है, वह सुबह गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि वह सुबह चला गया। शाम को लौट आया, शाम को वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस क्या अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। जुड़े हुए कौन से योजक से हैं? और से हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और अथवा या तथा इसलिए अर्थ आदि योजकों से जुड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है आपके कंप्लीट सेंस निकल के आएगी। जब आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग करोगे तो दोनों क्या होंगे? अपने आप में पूर्ण होंगे। तो ये क्या रहेगा? हमारा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है इसी के अंदर हमारा मिश्रित वाक्य क्या है? फर्स्ट था सरल, केवल एक उद्देश्य एक विधेय सरल है आपका। यहाँ पर क्या है आपके उद्देश्य विधेय क्या हो जाएंगे? एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य है ना, तो यहाँ पर उद्देश्य विधेय की संख्या क्या हो जाएगी? एक से अधिक हो जाएगी। ये हो जाएंगे हमारे संयुक्त वाक्य। तो मतलब ये बनते किससे? दो सरल वाक्यों से मिलकर क्या बनता है? हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। थर्ड है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्रित या मिश्र कोई वर्ड लिखा सकता है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य मिलके जो बना होता है। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आपका गौण उपवाक्य होता है। प्रधान मतलब मेन है जो, और गौण मतलब जो मेन नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक तो प्रधान है जिसपे दूसरा क्या है? डिपेंड कर रहा है। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक गौण उपवाक्य होता है, और वो योजकों से जुड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन, जब एक मुख्य वाक्य तथा दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य होता है, जो आपस में जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य मतलब मुख्य, प्रधान मतलब मुख्य उपवाक्य और एक गौण, प्रधान हो गया, एक गौण उपवाक्य, इसको आश्रित भी बोल सकते हैं, मतलब डिपेंड करेगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक गौण वाक्य होता है, जो आपस में कि, जो, सो, ऐसा वैसा, जो, सो, ऐसा वैसा, जैसे वर्डों से जुड़े होते हैं, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड रहता है, तो वो क्या कहते हैं? हमारे मिश्रित वाक्य। जो हमारे किससे हैं? ऐसा वैसा, जब तब जहां वहां, जब तब जहां वहां, जैसे, शब्दों से जुड़े होते हैं, शब्दों से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। वाक्य कहलाते हैं। की से, ऐसा वैसा, जो, सो, जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा काटोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर एक
का दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। इंडिपेंडेंट मीनिंग जैसी करनी है छोड़े, जैसी करनी तो क्या आगे वैसी बढ़ेगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि, क्या कह रहे थे, क्या कंप्लीट मीनिंग निकल गया। जैसे मैं कह रहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि मैं कह रहा था, अगर वो सिर्फ कितना कह के रुक जाता है कि मैं कह रहा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं कह रहा था इससे कंप्लीट सेंस निकलकर नहीं आ रही। यहाँ से ये बोल दे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ से भी अगर वापस स्टार्ट कर दे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ से भी कंप्लीट निकल के आया, क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है। की लिखा है इसका मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ था हमारा जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दो आपके वाक्य आपस में जो कनेक्ट है, या तो की से या जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी, ये दो से जुड़े रहते हैं, जिनका एक वाक्य का डिपेंड करता है दूसरे वाक्य के ऊपर। तो जो आप एक तो क्या होगा आपका प्रधान होगा, मेन होगा प्रधान वाक्य, एक आपका गौण वाक्य, गौण वाक्य कहलाएगा, ठीक है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा किसी काम के होने या ना होने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आपको बोल देते हैं इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज करो, या इस संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में चेंज करो। तो आपसे कई बार वाक्य की कन्वर्जन पूछ ली जाती है कि कोई यहाँ पे दे दिया जैसी करनी वैसी भरनी, इसको सरल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको संयुक्त में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो वो आपको थोड़ा देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि सरल वाक्य कैसे बनता है, संयुक्त कैसे बनता है, और आपका मिश्रित वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये हमने तीनों किए। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहचान क्या है कि यहाँ पर आपकी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप दोनों को अलग अलग करोगे तो दोनों कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। तो एक वाक्य क्या है, जैसे यहाँ मैंने कहा कि, अब यहाँ पर दूसरा क्या कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या मैं कल ये काम करूंगा, या मुझे ऐसे करना है। तो यहाँ पर एक वाक्य डिपेंड होगा अपने मीनिंग के लिए, की वर्ड जैसा आपने यूज किया कि क्या करना है वो तो बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी पहचान हो जाएगी कि एक प्रधान वाक्य और एक आपका गौण वाक्य। लेकिन सर आपके संयुक्त वाले में कहते हैं दोनों आपके कोई प्रधान या कोई गौण वाला चक्कर नहीं था, ठीक। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार थे, 3 टाइप थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य थे, ठीक है। तो वाक्य वाला तो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर वाक्य में अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और हमारे रचना के आधार पर कितने होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे ना, हम एक पदबंध होता है हमारा, तो एक उपवाक्य होता है। तो हम वो चीज करेंगे पदबंध क्या है, हमारा उपवाक्य क्या है, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो उसमें काफी सारी चीजें आती है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टाइम लगेगा कि उपवाक्य और आपको पदबंध का डिफरेंस करना है, ओके।